नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, आज राज्यसभा सदस्यों का चुनाव हो गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मारते हुए नजर आई। लेकिन बाजी तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त और अंतरात्मा की आवाज का झांसा देकर के बाजी मारी है। तो राज्यसभा चुनाव में सफलता के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस है लोकसभा चुनाव जो होने वाला है। 20-25 दिन में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मई के तीसरे सप्ताह तक वोट खत्म हो जाएंगे और तीसरे सप्ताह में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिया का हो या एनडीए का हो, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। लेकिन देखना ये चाहिए हमें आज कि उत्तर प्रदेश, जहां से 80 सीटें आती हैं, और उत्तर प्रदेश को फतह किए बगैर कोई दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि यही 80 सीटें सुनिश्चित करती हैं कि दिल्ली दरबार में कौन जाएगा। और इन 80 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। 80 की 80 सीटें जीतने के लिए मिशन 80 का प्रोग्राम चल रहा है। आज से नहीं, कई महीनों पहले से भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 में कितना कामयाब होगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी के देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि मिशन 80 के तो बात दूर, 2014 में 72 सीटें और 2019 में 62 सीटें ला करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। आज उतनी सीटें भी नहीं आने वाली हैं। अभी की जमीनी हकीकत कुछ ऐसी ही है। आज राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 10 कैंडिडेट भेजे गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 8 हैं और समाजवादी पार्टी के 2 हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 सदस्यों को भेजा था चुनाव के पहले, लेकिन एक की हार हो गई। अभिषेक रंजन जो ब्यूरोक्रेट थे, उनकी हार हो गई है और जया बच्चन और दूसरे दलित प्रत्याशी की जीत हुई है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव का लोकसभा के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया अलग होती है, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया अलग होती है। लोकसभा में इस देश के लगभग 99 करोड़ मतदाता चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को, और राज्यसभा में भेजने के लिए विधायक चुनते हैं राज्यसभा सदस्य को। इसलिए लोकसभा से राज्यसभा की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अति आत्मविश्वास पाल रखी है कि उसे 80 की 80 सीटें मिलने वाली हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी पीक पर थी 2014 में, 2019 में, उस समय वह 80 की 80 सीटें नहीं जीत सकी है। और तब से अब तक गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है और बहुत सी ऐसी आसन्न समस्याएं आ चुकी हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यूपी में हारने जा रही है। सीटों के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि कितनी सीटें हार रही हैं, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। तो याद रहे कि 2019 के बाद ही 2020 और 21 में कोरोना आया था, और उस कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे, और उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी WHO के अनुसार। और उस समय कितने लोग नौकरियों से निकाले गए थे और किस तरह से
प्रवासी भारतीय मजदूर किस तरह से मुसीबत मोल लिए थे, किस तरह से उन्हें संकट में डाला गया था, इसका भी अंदाजा लगाया जाना चाहिए। जिन परिवारों में मौतें हुई हैं कोरोना काल में, उन्हें सहायता राशि नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हंटर चलाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी कोरोना से लोग मरे हैं उनके परिजनों को सहायता राशि दी जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आंख मूंद करके बैठी रही और 47 लाख परिवारों में हुई मौतों 47 लाख हुई मौतों के परिजनों को सहायता राशि नहीं दी गई। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को ठुकरा देती है। दूसरी बात, महंगाई 2014 से लगातार बढ़ती जा रही है। आज सब्जी, दाल, चावल, खाने पीने की वस्तुएं और उपभोक्ता सामग्री लगभग 2 गुनी 3 गुनी बढ़ोतरी हो गई है। जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि इस देश में स्कूटर खरीदने वालों की संख्या, जो कि कांग्रेस के राज में 8-9% थी, मध्यम वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग स्कूटर खरीदते थे, वह आज 0.07% हो गई है। मतलब आधा प्रतिशत लोग खरीद रहे हैं स्कूटी और स्कूटर। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और तेल, साबुन, नमक और दूसरे जरूरी सामान जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी होते हैं, इनकी खरीदारी में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। जाहिर है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे कहां से, और अगर खरीदने जाएंगे तो 2 गुनी 3 गुनी कीमत में कैसे खरीद सकते हैं। तो इस देश की जनता हाहाकार कर रही है, त्राहिमाम कर रही है महंगाई की वजह से। बेरोजगारों की क्या स्थिति है आपने पिछले दिनों देखा है। और बेरोजगारों को अगर रोजगार नहीं दिया जा सक रहा है, ऐसा नहीं है कि रोजगार की कमी है सरकारी महकमे में। सभी राज्य सरकारों में, खास करके डबल इंजन के सरकारों में लाखों रिक्तियां पड़ी हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत भी लाखों रिक्तियां, कुल मिलाकर के 25 लाख से ज्यादा रिक्तियां राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अधीन हैं, जो रिक्तियां होने के बावजूद उन्हें नहीं भरा जा रहा है और बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपने देखा पुलिस भर्ती परीक्षा में कितना बड़ा घपला हुआ, और वह घपला जब सामने आया तो उसके लिए सबूत मांगा जा रहा था कि लीक तो हुआ ही नहीं है पेपर, और उसके बाद सबूत नहीं दिया, उसके बावजूद परीक्षा को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि पेपर लीक हो चुका है और बड़े स्तर पर धांधली हुई है। इसलिए परीक्षा को रद्द किया गया और 6 महीने बाद कराने की बात कही जा रही है अगली परीक्षा कराने के लिए। लेकिन तब तक जो 50 लाख आवेदक हैं पुलिस भर्ती परीक्षा के, उसमें से कितने ओवर एज हो जाएंगे और कितने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर लेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और हर रोज कम से कम 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर नौकरी नहीं दे सकती है तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता ही दे दे, लेकिन नहीं, और उसके बावजूद उसे दंभ भरती है कि हम 80 की 80 सीटें लाने जा रहे हैं। विश्व का 9वां आश्चर्य है कि उसे 80 में 80 सीटें आएगी और उसका मिशन 80 पूरा होगा। और अगर मिशन 80 नहीं पूरा होता है तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 40 सीटें
रेड जोन में हैं। रेड जोन का मतलब खतरे की घंटी बजाने वाली, जहां पर कि मशक्कत के साथ या पूरा ताकत लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती है। क्यों? क्योंकि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, यानी इंडिया का समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन हुआ है, उसके तहत सीट शेयरिंग भी हो गई है। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 17 सीटों पर कांग्रेस। जानकार, विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि कम से कम 6 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और कम से कम 30 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से और कोरोना काल में हुई मौतों और उनको मुआवजा न मिलने की वजह से नाराज है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बना करके चुनाव जीतती है, अफवाह फैला करके चुनाव जीतती है, झूठ बोल करके चुनाव जीतती है। आज सुप्रिया श्रीनेत, जो कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने मोदी सरकार को नंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि योजना आयोग, जिसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया है, इसने आंकड़ा जारी किया था कुछ समय पहले कि 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर किया गया है। 24 लाख गरीबों को अमीर बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रहना पड़ रहा है। तो इनके विरोधाभासी आंकड़े एक बच्चे को भी विचलित कर सकते हैं और इनके झूठ का पर्दाफाश हो सकता है। इस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों पर पानी फेरा और उसके कड़वे सच को उजागर किया। सुप्रिया श्रीनेत ने गरीबों, बेरोजगारों और खास करके दलितों, ओबीसी के लोगों और सबको संबोधित किया है कि मोदी सरकार के झूठ और प्रपंच और इनके षड्यंत्र में कतई नहीं आइए। ये लोग जो कुछ कहते हैं उसका उलट करते हैं। अगर ये कहें कि हम पूरब दिशा की ओर जाएंगे तो मान के चलिए कि ये पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले हैं। अगर ये कहें कि हम ओबीसी की बेरोजगारी, दलित की बेरोजगारी, आदिवासी की बेरोजगारी दूर करेंगे तो ये ऐसा कतई नहीं करेंगे, बल्कि अमीरों की झोली भरेंगे। 15 लाख करोड़ आज तक इन्होंने अमीरों को की झोली में भरा है और उनके जो कर्ज माफ किया है वो अलग है। और इस देश के गरीबों को क्या दिया कि कोरोना में हुई मौत के परिजनों को सहायता राशि भी नहीं दी गई। 50,000 रुपए भी किसी को नहीं मिल सका या सबको नहीं मिल सका। हो सकता है कुछ को दिया भी हो, लेकिन कोई आंकड़े नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कितनों को दिया गया और कितना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश में और मिशन 80 का महिमा मंडन करके, राम मंदिर का महिमा मंडन करके, प्राण प्रतिष्ठा राम की करके अगर वह चुनाव में वोट मांगने जा रही है तो आप समझ लीजिए कि इनका राम मंदिर का मुद्दा फ्लॉप हो गया है। और इसकी भनक उन्हें उसी समय लग गई थी जब प्राण प्रतिष्ठा में आने से शंकराचार्यों ने, बड़े बड़े संत महंतों ने और सनातनी ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया था, हिंदुओं ने इनकार कर दिया था। जो धर्म को वाकई में मानते हैं उनके अनुसार धार्मिक आध्यात्मिक ढंग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो उसी समय प्रधानमंत्री को लग गया था कि राम उनकी नैया पार लगाने वाले नहीं हैं और उसके 24 घंटे के अंदर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। दूसरे शब्दों में कहिए कि ओबीसी को साधने की
घोषणा की गई थी। भारत रत्न को जैसे सम्मान को इन्होंने वोट पाने की मशीन समझ लिया है। भारत रत्न सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को ही नहीं, चौधरी चरण सिंह को दिया और उनके पोते जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल कर लिया। तो खरीद फरोख्त का माध्यम बन गया है आज भारत रत्न जैसे सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या की है, बल्कि लोकतंत्र के प्रतीकों को, भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित सम्मान को कलंकित करने का काम किया है। और इस देश को भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जा रहे हैं। और इस देश की जनता भी समझ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बना देंगे और उसके लिए तमाम योजनाएं परियोजनाएं लॉन्च करने की बात कह रहे हैं, तो ऐसी गारंटी तो इन्होंने 2014 में भी दी थी, 2019 में दी थी। 15-15 करोड़ लाख की गारंटी, 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, तमाम ऐसी गारंटियां दे चुके हैं जो कि एक भी चरितार्थ नहीं हुई। एक भी स्मार्ट सिटी बनी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही थी, लेकिन 10 सालों में स्मार्ट सिटी बनने की तो बात दूर। जो सांसद गांव को गोद लिए थे उनका तक का विकास नहीं हो सका। मतलब एक गांव का विकास नहीं हो सका जिसको सांसद लोग अपने अपने क्षेत्र में गोद लिए थे। तो स्मार्ट सिटी का इनका फार्मूला या इनका जुमला ही रह गया, अस्तित्व में नहीं आया। एक भी बुलेट ट्रेन चली नहीं, चल भी नहीं सकती है, क्योंकि बुलेट ट्रेन में बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जापान और अमेरिका और विकसित राष्ट्रों में ही बुलेट ट्रेन चल सकती है और वहां पर लोगों के पास समय का अभाव होता है, इसलिए वहां पर सफल है बुलेट ट्रेन का कार्यक्रम। लेकिन अपने यहां तो समय ही समय है लोगों के पास, और जो समय का उपयोग करना चाहते हैं तो बुलेट ट्रेन से चलने के बजाय हवाई जहाज का इतना विकास हो गया है कि उससे चल सकते हैं। तो एक भी बुलेट ट्रेन नहीं मिली और सब्जबात दिखाया गया था कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से नागालैंड तक चलने वाली है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के जितने भी गारंटियां थी सब जुमले साबित हुए हैं, और हम आपको गारंटी देते हैं कि इनकी आज की दी हुई गारंटी भी जुमला ही साबित होगी। और सबसे बड़ा जुमला तो इनका विकसित भारत का है। विकसित भारत बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनाएंगे। अगर कोई बनाएगा तो विपक्ष बनाएगा, इंडिया बनाएगा, क्योंकि इंडिया और विपक्ष कारपोरेट का झोली नहीं भरेगा, वह इस देश के लोगों की मौलिक समस्याओं को पर खर्च करेगा। अडानी अंबानी की जेब नहीं भरेगा, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ा करेगा। और जिस तरह से नेहरू जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और मोदी जी ने उसको बेच दिया, तो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होंगे, तब जाकर के राष्ट्र विकसित होगा। रचनात्मक कार्य करने होंगे, सर्वांगीण बहुमुखी परियोजनाएं लानी होंगी, तब जाकर के देश का कायाकल्प होगा। सिर्फ नारेबाजी, भाषणबाजी और गारंटियों से नहीं होने वाला है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? सत्यपाल मलिक जो जाट नेता है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं, इनके घर भी सीबीआई, ईडी, आईटी पहुंच गई और इनका उत्पीड़न किया गया, इसलिए जाट नाराज है। किसान आंदोलन की वजह से एमएसपी की गारंटी के लिए धरना स्थल तक ही, दिल्ली के बॉर्डर तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इस बार इन्हें घरों में ही या गांव में ही कैद कर दिया गया है। पूरी सड़कें जाम कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा करके, कटीले तार लगा करके और सीमेंट की दीवारें खड़ी करके।
तो आंदोलन स्थल तक इसलिए किसान नाराज हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करवाया नरेंद्र मोदी ने, अपने सांसद के माध्यम से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और जितने महिला खिलाड़ी थे सब की सब जाट थी। तो मुस्लिम महिलाओं के को साधने के लिए इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया, शुक्रिया मोदी भाईजान, उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। और जाट महिलाएं तो एक मुश्त वोट इंडिया को देने जा रही हैं, क्योंकि महिला समाज का अपमान कराया है नरेंद्र मोदी ने। जयंत चौधरी को अपने एनडीए में शामिल किया, भारत रत्न देकर के चौधरी चरण सिंह को। इसकी वजह से किसान आंदोलन के लोग नाराज हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी दुर्गति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इसने ओबीसी के हक अधिकार को नजरअंदाज किया है। ओबीसी की जनगणना तक नहीं कराई है। कांग्रेस ने 2011 में जनगणना कराई थी ओबीसी की, और उस जनगणना रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठ गए नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग। उसे पब्लिश ही नहीं किया, जनता के डोमेन में लाया ही नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ओबीसी समुदाय नाराज है। जितने भी यादव हैं, कुर्मी हैं, पाल हैं, मौर्य हैं, केवट हैं, निषाद हैं, राजभर हैं, जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 44% वोट दे करके जिताई थी। लेकिन इस बार उन्हें 10% वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड खेल करके, ओबीसी की जनगणना कराने की बात कह करके, ओबीसी के हक अधिकार दिलाने की बात कह करके ओबीसी वर्ग का दिल जीत लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलने वाला है। और वह 44% वोट जो 2019 में नरेंद्र मोदी को मिला था, इस बार इंडिया को मिलने जा रहा है। तो मोटा मोटी रूप से यही संदेश है इस देश के लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। और उसकी हार की एक वजह और है, उत्तर प्रदेश से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जब एक प्रधानमंत्री के रूप में एक दलित, बुद्धिस्ट, अंबेडकरवादी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो ओबीसी ही नहीं बल्कि पूरा दलित समाज जो मायावती का दीवाना बना हुआ है, वो भी, पूरा आदिवासी समाज, पूरा ओबीसी समाज एक मुश्त वोट कांग्रेस को करेगा, देखिएगा। और मायावती जो न घर की है, न घाट की है, न इधर है न उधर है, अपने से अकेले से चुनाव लड़ेंगी, तो इनका वही हश्र होगा जो 2022 में विधानसभा चुनाव में हुआ था। कोई एकाध एमपी बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं वो भी नहीं बनेगा 2014 की तरह। मायावती 2014 में 0 सीट मिली थी लोकसभा चुनाव में, और अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया तो 10 सीटें पाई थी 2019 के चुनाव में। और इस बार जिस रास्ते पर मायावती चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जिधर उंगली दिखा रही है उधर चल रही है एक कठपुतली की तरह। तो भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें अंधेरी गुफा में ले ही जाना चाहती है और उनका वोट बैंक हड़पना चाहती है। लेकिन इतना याद रहे कि उनका वोट बैंक इस बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं हड़प पाएंगे, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हड़पने वाले हैं। और ये देख लीजिएगा, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हो सकता है कि मायावती को समझ आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए और वह इंडिया गठबंधन में आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि बगैर किसी गठबंधन में गए उनका वजूद नहीं बचेगा। अंत में हम इतना कहना चाहेंगे ओबीसी, एससी, एसटी के वोटरों से कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, इस देश की हजारों साल की साझा संस्कृति खतरे में है। और इस खतरे से उबारने का काम आपका है। नरेंद्र मोदी के वोट पर चोट करके
आरएसएस के मंसूबों को, हिंदू राष्ट्र बनाने के मंसूबों को अगर ध्वस्त करना है तो ओट पर चोट करना है और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराना है, भारत मुक्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।